नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप एस्टेट के अलावा सीईटी वाला जो एग्जाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये भी जो आपका एग्जाम है, हो सकता है ये भी आपके अप्रैल के पहले हफ्ते में ही हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम जो है आसपास आपको देखने को मिलेंगे, चाहे तो इसमें एस्टेट वाला एग्जाम पहले हो जाए या सीईटी वाला। तो एस्टेट का जो एग्जाम है इसकी पहले होने की ज़्यादा संभावना रहेगी और हो सकता है इसके 2-4 दिन बाद या ये भी एग्जाम हो जाए। तो कहने का मतलब है आपका दोनों आसपास ही जो एग्जाम होने की ये संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आपके जो यहाँ पर हरियाणा जीके जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हमारे, इनको हमने लिया है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, विक्रमादित्य पुरस्कार है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है या एकलव्य पुरस्कार है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, तो कौन सा पुरस्कार है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है और 2 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत आती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी प्रकार से महाराणा प्रताप पुरस्कार की जो शुरुआत है 1782-83 में हुई थी, तथा इससे अब तक कुल 170 जो उत्कृष्ट खिलाड़ी जो उनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो पुरस्कार है राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि महाराणा प्रताप जो उनसे संबंधित है, तो महाराणा प्रताप एकलिंग जी और बाणमाता या बाणेश्वरी देवी की पूजा करते थे और युद्ध में जाने से पहले वे एकलिंग जी की पूजा करते थे और आशीर्वाद लेते थे। तो ऐसा माना जाता है। महाराणा प्रताप हिंदू हृदय सम्राट ईश्वर के न्यायी थे। वे नित्य प्रतिदिन ईश्वर की पूजा उपासना करते थे। उन्हें मानवता का पुजारी भी कहा गया है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत संघ के हिंदू महाराजा थे। मेवाड़ राजवंश के सिसोदिया वंश से थे और उन्हें मेवाड़ी राणा शीर्षक दिया गया था। और महाराणा प्रताप का जो जन्म है 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था और वे प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंती बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में जो हाथनी कुंड बैराज ये किस नदी पर स्थित है? सरस्वती, साहिबी, यमुना या फिर दोहन नदी पर? तो हाथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ये यमुना नदी पर है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और इसका निर्माण ताजेवाला बैराज के स्थान पर किया गया है और ये यमुनानगर में स्थित है। इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ था और 1999 में ये समाप्त हुआ था। 96 में शुरू हुआ था, 1999 में समाप्त हुआ था और 2002 में शुरू हो गया था, 2002 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव, हिसार या फिर करनाल में? तो मैग्नीज जो है कहाँ पर पाया जाता है? और मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो महेंद्रगढ़ जो है यहीं पर सबसे ज़्यादा जो खनिज है ये पाए जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ जो इसको खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। अरावली पहाड़ियों को भी खनिजों का भंडार कहा गया है। तो ऑप्शन जो इसका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य है? तो कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य है? दमदमा, भिंडवास, बड़खल या फिर करनाल? तो वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर कौन से वाली है? तो ये जो भिंडवास का प्रवास जो है जो आपके झज्जर में आते हैं, तो भिंडवास यहाँ पर इसमें माना गया है, झज्जर में आती है ये। और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है राज्य की और इस झील को 5 जुलाई और 1986 को एक वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? गुड़गांव में, रोहतक में, पंचकुला में या फिर फरीदाबाद में? तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? सबसे कम जो है ये फरीदाबाद में है, तो फरीदाबाद में सबसे कम है।
कितनी है, 119 ग्राम पंचायतें हैं। और सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं ये यमुनानगर में है, 629। तो ज़्यादा में यमुनानगर है, कम में फरीदाबाद है। नेक्स्ट आ जाता है सच्चर फार्मूले के अनुसार हरियाणा जो राज्य है इसको किस भागों में उप विभाजित किया गया था, 2, 1, 3 या फिर 4 में। तो सच्चर जो फार्मूला है उसके अनुसार, तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन 2 जो है इसको यहाँ पर मतलब ए जो है इसको माना गया है। तो 1929 में जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, तो इनके शासन में हिंदी और पंजाबी भाषा को लेकर विरोध किया गया था। इसका समाधान करने के लिए 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। और इसी के आधार पर जो है पंजाब को 2 भागों में बांटा गया था, हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में। जो हिंदी क्षेत्र जो थे इसमें रोहतक, गुड़गांव, करनाल, कांगड़ा, हिसार और नारायणगढ़ जिले, जगाधरी की जो तहसीलें थी इनको शामिल किया गया था। और जो पंजाबी क्षेत्र था तो इसमें पंजाब प्रांत के बाकी हिस्से का जो भाग था उसे पंजाबी क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो भाषा के आधार पर होने वाला जो है ये हरियाणा राज्य है, तो ये भाषा के आधार पर ही हुआ था क्योंकि ये हिंदी बोलते थे और वे पंजाबी। नेक्स्ट है 11वीं सदी की अल बरूनी के इतिहास की किताब उल हिंद में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख हुआ है, तो कौन सी है, दमदमा, भरमसोर, बड़खल या कर्ण झील। तो कौन सी है, 11वीं सदी में अल बरूनी के इतिहास की जो ये पुस्तक है वो किताब उल हिंद इसमें, तो इसमें जो है ऑप्शन जो सी में आई है अर्थात जो भरमसोर है। कहाँ पर है भरमसोर, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभयारण्य क्षमता को पहचान किसने की है। तो हरियाणा की सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभयारण्य क्षमता की पहचान तो डेविड एटनबरो, पीटर जैक्सन, सलीम अली या स्टीव इरविन ने। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर जो है ऑप्शन रहेगा जो है सी वाला। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर जो है ऑप्शन सी वाला है। मतलब कौन थे ये, पीटर जैक्सन थे। हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर सलीम अली जो इनको सोच रहे हो, लेकिन पीटर जैक्सन जो है यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो पक्षी अभयारण्य के रूप में जो ये प्रसिद्ध ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी और दिल्ली बर्ड वॉचिंग सोसाइटी के मानद सचिव पीटर माइकल जैक्सन ने इनकी खोज की थी, जिन्होंने 1970 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोसाइटी के संस्थापक को दिल्ली के पास सुल्तानपुर झील को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की आवश्यकता के बारे में लिखा था। उन्होंने उनसे वहां ले जाने का अनुरोध भी किया था और उन्हें अंतिम समय में इसे रद्द करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने हरियाणा के जो तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, तो इनको आर्द्रभूमि की रक्षा करने का निर्देश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। फिर जुलाई 1991 में इस रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया और इसका क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर। दुनिया में पक्षियों के कुल जो प्रजातियां जो है ये इतनी है, जिसमें से लगभग 370 प्रजातियां मौसमी परिवर्तनों के कारण भारत में प्रवास करती हैं, जिन्हें 170 लंबी दूरी की प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं जो मध्य वायु एशियाई फ्लाईवे मार्ग का उपयोग करती है। और उनमें से 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को इसे संरक्षित क्षेत्र में देखा गया है। सुल्तानपुर के आसपास के जो बांध और जल निकासी क्षेत्र के निर्माण से पहले जल भरा रहता था और बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी और शिकारी यहाँ पर आते थे, जिनमें से कई दिल्ली के राजनयिक दल से आते थे। हालांकि यह पक्षी अभयारण्य को यमुना से पंप के पानी का उपयोग करके कृत्रिम रूप से पुनर्जीवित किया गया है। तो मेन बात अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी जो स्थापना जो है 1971 में हुई थी और राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा है इसे जुलाई 1991 में दिया गया, 1991 में दिया गया था। उसकी स्थापना जो है यहाँ पर वैज्ञानिक जो है डॉक्टर सलीम अली इनके द्वारा फिर 1972 में की गई थी। सलीम अली जान के द्वारा 1972 में की गई थी, लेकिन यहाँ पर अभयारण्य की क्षमता की पहचान जो है ये पीटर जैक्सन जो है इन्होंने की थी। तो इनका नाम आप ये याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर सुल्तानपुर के बारे में आ जाए तो इनका नाम कैसे पड़ा था। तो सुल्तानपुर
उसका नाम जो है चौहान राजा जो थे राजपूत राजा सुल्तान सिंह, इनके नाम पर रखा गया था, जो हर्षदेव सिंह चौहान के परपोते थे और हर्ष राजा संगत सिंह चौहान के 21वें पुत्रों में से एक थे, तो इनके नाम पर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, शाहजहां के मयूर सिंहासन को कौन लूट ले गया था? तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, कोई भी नहीं। तो शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो कौन ले गए थे? नादिर शाह। 24 फरवरी और 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। तो इस युद्ध के पश्चात शाहजहां का मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा नादिर शाह दिल्ली से ले गए थे। तो 24 फरवरी 1739 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करेगा? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो कौन सा था? और ये है हिमाचल प्रदेश, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यह हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी जिला किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो हरियाणा राज्य 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और रोहतक और चरखी दादरी जिला जो है किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा इसमें। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो हर शहर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, हर पहर या हर नगर हरियाली योजना। तो 2015 में शुरू हुई थी ये। हरियाणा सरकार की कौन सी योजना थी जो स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो कौन सी थी ये? तो ये थी हर घर हरियाली योजना, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कौड़ी मतलब एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। मंडा, चंदा, मंडी या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा होता है? पवित्र धागा यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात मंडा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आ जाता है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, जिन्हें कहा गया है बांगर, धर, घग्गर या ये सभी। तो हरियाणा के मैदानी पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण अलग है। तो इनको क्या कहा गया है? और इसे कहा गया है बांगर, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है, इसे क्या कहा गया है? इकतारा, सारंगी, बीन या फिर खंजरी? तो बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? और इसे कहा जाता है इकतारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसमें दिया गया है। और भजन कीर्तन जो उसमें प्रयोग में आता है इकतारा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इकतारा वाद्य यंत्र जो कैसे होता है। तो एक तार होती है इसमें, ये वाली, ये जो यहाँ पर एक तार होती है इससे लगी हुई, तो इस कारण से इसको इकतारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के केएमपी एक्सप्रेसवे में के का मतलब क्या है? करनाल, कैथल, कुंडली या कुरुक्षेत्र से? तो इसका अर्थ यहाँ पर किससे है? और कुंडली, मानेसर, पलवल इसको कहा जाता है। तो के का मतलब कुंडली से लिया गया है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 135.65 इतने किलोमीटर यहाँ पर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्मस्थल कहा गया है? हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल को? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, अर्थात जो कैथल है। कैथल जो है इसको कपिल स्थल भी कहा गया है। तो
कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा गया है। और पुराणों के अनुसार जो कैथल है इसकी स्थापना जो युधिष्ठिर जा उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा गया है? लक्ष्मीचंद, अलीबख्श, दायाचंद या मुकेश यादव को? तो हरियाणा लोक नाट्यशाला का पिता कहा गया है, तो किन्हें कहा गया है? अलीबख्श को, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, हरियाणवी लोक नाट्यशाला का पिता। और ये जो अलीबख्श जो है इनके द्वारा रचित है पद्मावत। पद्मावत गीत जो इसके रचिता है ये अलीबख्श। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर शासन था। माधवराव सिंधिया, राजाजी सिंधिया, महादजी या राजा उमेर सिंह? तो 1789 से 94 के बीच जो है यहाँ पर शासन था। और किन का शासन था? तो ये था महादजी सिंधिया का। महादजी सिंधिया को अनेक शासकों ने मिलकर 1787 में, कब? 1787 में दिल्ली से निष्कासित कर दिया था। फिर महादजी सिंधिया ने 1789 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके गुलाम कादिर की हत्या कर दी थी। और महादजी सिंधिया जो इनका निधन हुआ था 1794 में। और तो इस प्रकार से 1789 से लेकर और 1794 तक सिंधिया का शासन रहा था। ये महादजी सिंधिया जो है मराठा साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झज्जर के तत्स में नवाब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। नाहर सिंह ने, अब्दुल रहमान खां, समद खां या सलीम अली ने? तो कौन थे ब्रिटिश के विरुद्ध 1757 के विद्रोह में भाग लिया था? तो ये थे अब्दुल रहमान खां, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इस समय झज्जर से अब्दुल रहमान खान जो थे इन्होंने नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति के समय जो बहादुरगढ़ रियासत जो थे इसके नवाब बहादुर जंग थे। और उस समय जो झज्जर जो था ये हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की संस्तुति बनाया गया था श्यामलाल की, सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर, चांद या नेकी राम समिति? तो किसकी संस्तुति पर बना था हरियाणा? तो ये बना था सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। 1 नवंबर को हुआ था इसका गठन, 1 नवंबर 1966 को। ये पंजाब से अलग होकर भाषा के आधार पर। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारी जो इंग्लिश ग्रामर जो है इसके हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, चूज द वन वर्ड कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जैसे, तो वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, मतलब जो अपना विचार जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा उसे? तो इंट्रोवर्ट कहा जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इसमें दिया गया है। क्योंकि जो हैंडपैक जो है, हैंडपीक, इसका मतलब होता है एक महिला जो लगातार अपने पति की आलोचना करती है और उसे आदेश देती है। और ये इनक्लास्ट ये उसको कहा जाता है, इन कॉन्सक्लास्ट जो वह व्यक्ति जो परंपरा पर विश्वास नहीं करता, ये उससे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन 1 जो इसको लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर क्या इसमें एक सही है, मतलब सही बताना है, सही कौन सा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब सही जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन 2 जो है इसमें दिया गया है। तो ACQUIRE, एक्वायर जो है यहाँ पर ये इसका सही आंसर है। कुछ प्राप्त करना या फिर खरीदना, मतलब एक्वायर। नेक्स्ट आ जाता है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड्स। तो अवेयरनेस जो है इसका मतलब आपने यहाँ पर बताना है, सही इसके जैसे होना चाहिए। तो सेम एज द गिवन वर्ड, तो समानार्थक होते हैं जैसे सैनोनिमस वाला है। तो क्या आएगा यहाँ पर इसका समानार्थक कौन सा है?
तो समानार्थक अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है अलर्टनेस, अवेयरनेस मतलब अलर्टनेस, सतर्कता कह देते हैं जिसको। ये है अवेयरनेस मतलब जागरूक होना, और ये है अलर्टनेस मतलब सतर्क होना। क्योंकि जागरूकता का मतलब है ज्ञान, चेतना या रुचि, और सतर्कता का मतलब है सतर्क रहने की गुणवत्ता। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सी वाज देयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा? तो सी वाज देयर वह वहाँ पर थी, टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years 2 साल से बाहरी दुनिया से। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसमें क्या आ सकता है? कनेक्ट, कनेक्शन, कनेक्ट, कनेक्टिंग। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? 2 वाला कनेक्शन। सी वाज देयर कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम। मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। तो जैसे एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब क्या होता है? एक हाथ की दूरी, एट एन आर्म्स लेंथ। नॉट टू बी अलर्ट ऑन अपॉर्चुनिटी, टू बी ऑलवेज रेडी टू सर्व, टू कीप एट ए डिस्टेंस, या टू बी लॉस्ट। तो एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी होना, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन 3 से, टू कीप एट ए डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट आ जाता है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यू लाइक सम टी। तो सेल, डज, वुड या कुड। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो कौन सा सही या यहाँ पर इसमें रहेगा? और सही की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन जो है 2 वाला हमारा यहाँ पर रहेगा। वुड यू लाइक सम टी, क्या आपको चाय पसंद है? तो वुड या यहाँ पर इसमें आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पोलाइटली उसमें पूछा गया है। तो यू लाइक सम टी, तो वुड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस नेवर बिफोर हार्ड बी एंटरिंग द प्रिंसिपल ऑफिस। तो क्या आएगा यहाँ पर इसमें? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 वाला आएगा, क्योंकि इम्प्रूव करना है हमने, इंटर, तो यही आ जाएगा। तो नेवर बिफोर हैड बी एंटरिंग द प्रिंसिपल ऑफिस, तो इंटर जाएगा इसमें, हैड थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस मधुबनी पेंटिंग इज पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। तो क्या आएगा यहाँ पर? आर, हैव, विल, या किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा आ सकता है इसमें? और इसमें जो ऑप्शन 1 वाला रहेगा, आर मधुबनी पेंटिंग्स आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, तो आर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है ग्रीम का। तो क्या होता है इसका? विपरीतार्थक विलोम उल्टा जब हम इसका बनाएंगे, गंभीर कह देते हैं इसको। तो कौन सा होगा इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा? तो ये हो जाएगा प्लीजेंट मतलब सुखद। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि विपरीतार्थक विलोम उल्टा जब हमने यहाँ पर बदलानी थी। नेक्स्ट है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। तो एरर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर किस में गलती है? ए ग्रीडी पर्सन इज लाइक ए मैन
पोसेस्ड बाय द डेविल, राक्षस की तरह ये आता है एक ग्रेडी पर्सन। तो इसमें देखें तो कौन से में है यहाँ पर एक एरर, तो इसमें देखें तो यहाँ पर किसी में कोई गलती नहीं है, तो सारा जो सेंटेंस है यहाँ पर ये इसमें सही है। ए ग्रेडी पर्सन इज लाइक ए मैन पोसेस्ड बाय द डेविल, तो यही सही इसमें रहेगा। तो लालची व्यक्ति, एक आदमी ऐसी होता है जैसे कोई वो शैतान के कब्जे में हो, दैत्य शैतान के। नेक्स्ट आ जाता है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज। तो ये मुहावरे लोकोक्ति है एट द 11th हाँ, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो आखिरी वक्त में एट द 11th हॉर। तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन जो 1 है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, तो इससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है अंतिम संभव क्षण पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इसका अर्थ होता है एट द 11th हावर। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज द नो एरर। तो एरर वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ दे नोज व्हाट रियली हैपेंड नो एरर। तो इसमें भी देखें तो किस में है गलती, गलती की बात करें तो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 वाला है नोज व्हाट रियली हैपेंड, तो इसमें यहाँ पर गलती आई है। क्योंकि यहाँ पर नोज जो आया है सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी KNEW, न्यू जो है यहाँ पर इसमें आएगा, नो न्यू नो, तो न्यू आएगा। हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ दे न्यू व्हाट रियली हैपेंड, तो न्यू आएगा इसमें इसके स्थान पर। नेक्स्ट आ जाता है इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें भी क्या है कि यहाँ पर सही है, अब सही कौन से वाला है, सही की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो 3 है इसको सही यहाँ पर माना गया है, CEMETERY, कब्रिस्तान या इसको कहा जाता है, तो ये वाली जो स्पेलिंग है यहाँ पर इसमें सही है। तो CEMETERY। तो प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्ड, मतलब जहाँ पर ये डेड बॉडी जलाई जाती है, कब्रिस्तान। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, तो इनको सही लगाना है। सही इनका क्रम कौन सा रहेगा, ऑप्शन 1 वाला, पहले RPSQ आर आ जाएगा, साइमिक इज और एन इनोवेटिव, तो पहले आर, समिक इज एन इनोवेटिव, और फिर एन पॉपुलर और डांस कोरियोग्राफर, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो समिक इज एन इंफॉर्मेटिव एंड पॉपुलर डांस कोरियोग्राफर। नेक्स्ट आ जाता है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, तो इनका भी जो सही क्रम है वही यहाँ पर बतलाना है। इसमें इनका जब सही क्रम हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, द पोएट रिग्रेट्स थ्रोइंग ए लॉग विद ड्रॉ स्नेक ऑफ फूड एट दी, ये आ जाएगा पहले क्या हो, द पोएट रिग्रेट्स, फिर आ जाएगा थ्रोइंग ए लॉग, ऐसा आ जाएगा और फूड एट दी विड्रॉइंग स्नेक, तो वैसे जाए यहाँ पर ये इसमें आएगा।
इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो आपके जनरल नॉलेज वाले हैं, कुछ जनरल अवेयरनेस वाले, ये वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके भी आ जाएगी अगर आप स्टेट के अलावा अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो ये जो अकादमी जहाँ कहाँ पर है, इम्फाल है, उखरूल है, चंदेल या धोबल? तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी? इम्फाल में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो तानसेन संगीत समारोह ये किन के द्वारा? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के द्वारा? तो यह है मध्य प्रदेश के द्वारा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद है, कौन सा स्थान वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद या बारदोली? तो 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह जो था उससे संबंधित है, और कौन सा है? चंपारण है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो भारत का जो प्रथम स्वीय न्यायविज्ञा जो आंदोलन था, जिसे महात्मा गांधी ने 1917 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबावाडिया हेपन्यूट्रॉन जो लुप्त प्राय हो गया है, तो ये किसकी प्रजाति है? तो ये नाम भी ऐसी है यहाँ पर। तो ये घास की है, बांस, बाग या सास? किसकी प्रजाति है जो अब लुप्त प्राय हो गई है? तो घास की प्रजाति है ये, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कौन सी इनमें से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के पास में है? केवल कराईकल, केवल माहे, कराईकल और यानम, केवल यानम? तो कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के पास में है? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए वाला, केवल कराईकल। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? छठी, चौथी, पांचवी या तीसरी योजना? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो कौन सी थी ये पंचवर्षीय योजना, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए निजी और व्यक्तिपरक हैं। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं, क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। तो कौन सा जो है यहाँ पर एक सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? ये वाला, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए निजी और व्यक्तिपरक है, ये वाला। तो राज्य के जो ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, अनुच्छेद जो है ये 36 से 51 और भाग 4। तो भारतीय संविधान में दिशा निर्देश हैं, जिन्हें भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर ने 1556 में कहाँ के कलानौर में राज्याभिषेक किया था? राजस्थान, गुजरात, बंगाल या पंजाब में? तो हुमायूं की जब मृत्यु हो गई थी, तो इनके बाद 13 वर्षीय अकबर ने, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात पंजाब में। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? उच्चावच स्थान, मिट्टी के प्रकार या समुद्र से दूरी के कारण? तो किसी स्थान की जलवायु किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो यह है मिट्टी के प्रकार, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, न्यूलैंड ने धातु सी और एनआई को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? तो ये थे ऑप्शन बी वाले अर्थात डी ओ में। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो एक सही नहीं है, इसमें कौन से वाला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला, एनआई की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पी सीमान नोबिस जॉइन के द्वारा किया गया था। सॉरी, इसमें देखें तो ये नहीं, इसका जो है यहाँ पर देखें तो सी वाला जो है इसका सी आंसर होना चाहिए।
तो सी था इसका यहाँ पर। तो सी जो ये था, दादाभाई नौरोजी जो थे, इन्होंने किया था भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जो रेलवे ट्रैक है ये किस राज्य में है? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? और ये उत्तर प्रदेश में है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। भारत में सबसे लंबा जो रेलवे ट्रैक है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो 4200 किलोमीटर का है। नेक्स्ट आ जाता है, किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित तालवादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या झारखंड में? तो ये था पश्चिम बंगाल में, तो 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनमें से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा वाला है? गुरु पर्व, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है। तो ये गुरु नानक जयंती जो है, जिसे गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत के जो 28वें लेखा महानियंत्रक थे CGA, तो इनमें किन्हें नियुक्त किया गया था? अरुण गोयल को, विक्रम देवदत्त, प्रवीण शर्मा या SS दुबे को? मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में तो कौन थे? और इनका नाम था SS दुबे, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 पारित किया था? तो किस अधिनियम को निरस्त करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन समुद्री सहायता विधेयक, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कौन सा था? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा अविकार्य भोजन है? दाल, मांस, दूध या दही? तो कौन सा है अविकार्य? तो ये है दाल, क्योंकि जिन्हें बिना खराब हुए लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहित्यिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो कितने थे? इनकी संख्या थी 44, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? लॉर्ड रिपन, कर्जन, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक ने? तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्होंने सहायता की थी राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1970, 75, 80 या 75 में? तो कब हुई थी? 1980 में पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। और 1982 में नई दिल्ली में आयोजित जो 9वां जो एशियाई खेल थे, इसमें एक प्रदर्शनी खेल के रूप में इसे शामिल किया गया था। इसके बाद है, गर्म प्लेटिनम सतह पर गैस या अमोनिया का अपघटन उस दाब पर किस क्रम की अभिक्रिया है? 0, 3, 1 या 2? तो कौन सी है? 0 है। तो ये गर्म प्लेटिनम सतह पर गैस या अमोनिया का अपघटन उस दाब पर 0 क्रम की एक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन FIH मतलब कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? जीतू, भीमा, ओली या आशा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो शुभंकर था, तो कौन था? ओली, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की है? आंशिक न्यायपालिका प्रणाली की, दोहरी न्यायपालिका, स्वतंत्र या बहुल न्यायपालिका प्रणाली की? तो किसकी स्थापना की है? और यह स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीवों को एवीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मछली, मेंढक, सांप या पक्षी को? तो किससे किया गया है? पक्षी को एवीज के रूप में वर्गीकृत। नेक्स्ट आ जाता है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम
मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? पल्लव, चोल, चेर या चालुक्य। तो कौन सा है ये? पल्लव। तो दक्षिण भारत का इनमें से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो ये पल्लव है, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ये पल्लव राजवंश तो जो था, इसने 3री से 9वीं शताब्दी तक शासन किया था। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके जीके वाले क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो आपके रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, रीजनिंग से है, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर एस, टी, एम, पी, आर और सी ये लिखे हुए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दिखाई गई है। एम के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर यहाँ पर आएगा? और यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो जैसे टी है, तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ से ले लो एम एस टी, एम एस टी। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आर, और ये पी है, और टी के नीचे टी। तो एम के विपरीत यहाँ पर कौन सा आएगा? तो एम के विपरीत आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा है? आर। तो यही सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विकल्प में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो इसमें कौन सा इनमें से आएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है? डी, एस, ओ, पी और यू। इसमें नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर यू, डी, एस और ओ। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे पी ये क्रम आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया है, और पी बीच में, और फिर नेक्स्ट वाली आकृति में जब कोने पर आ गया है, और नेक्स्ट वाली में फिर यहाँ पर है। तो ये वाला कुछ क्रम है। अब यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कौन से वाला होना चाहिए। जब यहाँ पर था, इसके बाद मतलब यहाँ पर आना चाहिए। तो इसमें सिर्फ कौन से में है? इसी में है। तो यही से आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एस, ओ और पी, यू, और यहाँ पर आ जाएगा डी। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, खिलने को जैसे पुरुषम और मुरझाने को विदर कह देते हैं, तो इसी प्रकार से स्टेनगेट जो है इसका बताना है, इसका क्या मतलब है। जैसे खिलना, मुरझाना होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें, ये कह देते हैं स्थिर को। खड़े रहना, मंद पड़ना, विराम या बहना। स्थिर रहना और बहना। तो स्टेज मतलब बहना और फ्लो, ये स्टेज मतलब स्थिर और फ्लो मतलब बहना। तो ये फिर यहाँ पर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो कौन से 2 आपस में यहाँ पर बदले जाने चाहिए? तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें अगर हम माइनस वाला और जो गुणा वाला है, इसको अगर हम बदल दें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ये 18 और गुणा में 23, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 455 प्लस में 7 और जमा में 28। तो बोर्ड मास जो है वो यहाँ पर फार्मूला लगेगा भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो इसमें भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जब हम इसके जो है यहाँ पर गुणा करेंगे इन दोनों की, तो क्या आएगा? 414 माइनस में, और ये है यहाँ पर भाग का निशान है, भाग। और इसको जब बाद भाग करेंगे 7, तो क्या जाएगा? ये 65 प्लस में 28 और बराबर में ये है यहाँ पर 377। ये यहाँ पर भी आएगा 377।
इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट जब हम करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, इसमें से जब हम कम करेंगे तो भाग भाग करके 65, इसकी गुणा करके ये वाला। अब यहाँ पर जमा जमा के आपने देखने होंगे, तो ये जो आपस में जुड़ जाएंगे, और जब हम इनको जोड़ेंगे और ये इसमें से कम करेंगे तो 377 जो हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन बी वाला जो है इसका हो जाएगा। माइनस और गुणा वाला जो है हमने ये बदलना होगा। नेक्स्ट आ जाता है, यदि जमा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर स्थान पर कौन सा इसमें आएगा, तो कौन सा यहाँ पर इसमें आएगा। तो इसका भी सेम वैसे ही है, बोडमास वाला नियम, भाग गुणा जमा माइनस, तो इसका 22 ये निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, यदि शब्द PRANKET के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो जैसे ये दिया गया है, और यहाँ पर हम जो इंग्लिश जो है उसके अल्फ़ाबेट के अनुसार इसे रखेंगे, तो क्या आएगा, सबसे पहले A, उसके बाद D आएगा, D के बाद E के बाद K के बाद क्या आता है N के बाद क्या आता है P, और P के बाद R। तो इस प्रकार से आएगा। अब इसमें क्रम आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा बदल जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो क्रम तो इसमें कोई भी जहाँ हमें नहीं लग रहा, तो क्या सही है, ऑप्शन सी वाला। तो कोई भी क्रम जो है वो अपनी जगह पर इसमें नहीं आया है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित तरह के अनुसार 10 का संबंध 15 से, 42 का संबंध 63 से, तो 22 इनमें से किस संख्या से संबंधित है। अब हमने देखना होगा 10 का संबंध 15 से कैसे है, 42 का 63 से कैसे है। तो इसमें क्या है, जैसे 10 है, 10 को 2 से करते हैं तो 2 पंजे 10, और 3 से गुणा है, 5 दिया 15। 42 को भी देख लेते हैं, 42 है, जैसे 42 को अगर हम 2 से करते हैं तो क्या आएगा, 21 दूनी 42 और गुणा में 3, 63 हुआ। यही क्रम है यहाँ पर। तो सेम फिर यहाँ पर भी चलेगा, 22 में भी हम करेंगे 2 से जब करेंगे तो क्या आएगा 11, और वैसे ही 3 से गुणा, 11 33, तो 33 जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें होना चाहिए। तो कौन सा बनेगा, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब यहाँ पर वर्ग जो है इसमें बताने हैं कितने हैं। तो ये वाला भी वर्ग है, ये भी है, एक ये कंप्लीट भी है, ये वाला भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये वाला भी वर्ग है, और ये भी यहाँ पर वर्ग बन रहे हैं, ये वाले, ये भी वर्ग है, और ये कंप्लीट जो है ये भी वर्ग है। तो ऐसे जो यहाँ पर कितने वर्ग हैं इसमें। तो इसमें वर्ग को अगर हम देखें, ये वाला भी बनेगा, तो इसमें अगर हम देखें तो 14 जो वर्ग यहाँ पर बन रहे हैं। कितने हैं, 14 वर्ग ये बन रहे हैं। ये वाला भी है। नेक्स्ट आ जाता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से है। जैसे उतावलापन शर्मीले से संबंधित है, ऐसे मनमुटाव का संबंध किससे है। उतावलापन और शर्मीला ये क्या है, विपरीतार्थक है एक दूसरे के। तो इसी प्रकार से मनमुटाव का संबंध आनंद से होगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करेगा जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम कंप्लीट होना चाहिए। LMBA बना हुआ है, LMBA यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर LM है, और यहाँ पर इसमें कोई नहीं है। और को भी देख लेते हैं, तो LMBA भी है और HO भी है,
यहाँ पर देखें तो इसमें O है, और यहाँ पर देखें HO यहाँ पर भी है, HO यहाँ पर भी है। तो HOLMBAC ये वाला कुछ कोड चला हुआ है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा बन सकता है, यहाँ पर ये वाला बन सकता है। तो इसमें भी देख लेते हैं कौन सा बनेगा इसमें। तो पहले आ जाएगा C LMBA, LMBA के बाद क्या है, C है। तो C LMBA CH OLMBAC। अब C के बाद क्या है, H है, यहाँ पर भी देख सकते हैं C के बाद H है, HOLM उसके बाद BA होना चाहिए, तो B आ जाएगा, BACHOL के बाद क्या होना चाहिए, M है, M आ जाएगा, BACHOL के बाद M है, M आ जाएगा। तो ये वाला कोड क्या है यहाँ पर इसमें चला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चयों की संख्या संबंधित है। जैसे 7, 9, 8, 42 है, अब 6, 8, 42 है, तो इसका भी कैसे आया है ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो 9 और 7 16 होते हैं, 9 और 7 16, इसको 3 से 48, ऐसे 8 6 14 और 3 42। तो ये क्रम है यहाँ पर। इसी प्रकार से इनमें भी देख लेते हैं 8 और 10 18, इसका भी नहीं बनेगा। 11 और 13, तो इसका अगर हम देखें तो इसका बन जाएगा। 9 और 11 20, इसका भी नहीं बनेगा। 10 और 12, इसका भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये वाला। 11 और 13 24, 72, 11 13 24 और गुना 3। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा विकल्प है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभक्त किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रिय की जानी है। उदाहरण के लिए 13 को ले 13 पर सक्रिय, जैसे कि जोड़ना घटाना गुणा आदि 13 में की जा सकती है। 13 को 1 और 1 3 में विभक्त करना और फिर 1 और 3 पर गणितीय सक्रिय करने की अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पर भी देखने के कौन सा कोड चला हुआ है। तो इसमें क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर में तीसरी संख्या। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या है, 2 चके 8 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और क्या है यहाँ पर 3 दूनी 6 होना चाहिए था। तो यही गलत है। यहाँ पर ये सिर्फ उलझाने के लिए दिए गए हैं, बाकी देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसे बनाए हैं गुणा होकर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें तो कथन यहाँ पर क्या इसमें दिया गया है, कुछ बक्से कार्टन हैं, कुछ बक्से कार्टन हैं, सभी कार्टन कागज हैं, सभी जो कार्टन हैं कागज हैं, कुछ कार्टन बर्तन हैं, कुछ जो कार्टन हैं वो बर्तन हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा, कोई बक्सा बर्तन नहीं है। अब बक्सा, क्या कोई बक्सा बर्तन नहीं है। कुछ कागज बर्तन है, कुछ कागज बर्तन है। तो कोई बक्सा बर्तन नहीं है, तो ये देख सकते हैं ये बर्तन है और ये मतलब ये आपके बक्से हैं और ये आपके बर्तन हैं। तो नहीं है, तो कौन सा बनेगा इस आधार पर, ऑप्शन सी वाला। केवल 2 जो है 2 ही हमारा सही इसमें निकल रहा है। इसके बाद है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो जैसे 59 58 62 है, इनका इस प्रकार से बने हुए हैं ये। तो यहाँ पर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या हुई है, तो पहली संख्या माइनस में दूसरी संख्या, तो इसमें यही क्रम है। तो 59
79 जो है 79 में से जब हम 58 इसमें करेंगे तो कितना आएगा 21। और फिर इसमें तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो यहाँ पर देखें तो इसमें से जब हम कम करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। अब 62 में से 58 कम करने हैं तो कितने हो जाएगा 4। तो ये क्रम कुछ यहाँ पर चला हुआ है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा। इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा 21, और फिर इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं इनका कैसे बनेगा ये, तो एक से भी आप पता कर सकते हैं यहाँ पर। और इसमें देखें तो यहाँ पर 45 का ठीक है, इसका देखें तो 25 5 होता है, इसका देखें तो ये भी नहीं है, ये 5 है। तो इस आधार पर देखें तो एक से ही आप पता लगा सकते हैं यही हमारा ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 45 4 49 इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद है एक निश्चित कोड भाषा में सिट ऑन चेयर को SKMICN इसके रूप में लिख सकते हैं। तो चेयर जो है चेयर का कोड हमने यहाँ पर बताना है, तो इसमें हम मैच करके देख लेते हैं कौन सा दोनों में है। SIT ऑन चेयर मतलब सिट ऑन चेयर इसमें है, और कहाँ पर है चेयर यहाँ पर भी है, चेयर यहाँ पर भी है, और SKMICN इसमें भी है, और इसमें GMFR और MI है, MI यहाँ पर भी है, MI यहाँ पर भी है। तो मतलब क्या है यहाँ पर चेयर का कोड कौन सा होगा, यही हो जाएगा क्योंकि और तो मैच ही नहीं है इसमें, तो यही इसका सी आंसर हो जाएगा। जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो आकृति की सही जो संख्या वो आपने बतानी है। मतलब जैसे ये है, ये शीशा है, इसके सामने हम इसको रखेंगे तो किस प्रकार की आकृति बन के आएगी। ये वाला क्या है यहाँ पर जो पास में है वो दूर चला जाएगा, और दूर वाला क्या पास आ जाएगा, और वो भी उल्टा हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार की आकृति बनेगी ये वाला देख सकते हैं आप यहाँ पर, कौन से वाला आएगा इसमें। अब इसमें भी अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा, पास में दूर हो जाएगा ये, और जो दूर वाला सीधा वो उल्टा है ये वाला। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये बनेगा, तो यही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है इसमें ये जो आकृतियाँ दी गई है इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन से वाला यहाँ पर आएगा। इसमें देखें तो K और उसके बाद L बीच में है 8 2 WX। यहाँ पर देखें तो X जो यहाँ पर आ गया है नेक्स्ट आकृति में, और K जो यहाँ पर आ गया, मतलब आपस में बदल गए हैं। यहाँ पर L और W था, ये वाले दोनों सेम बीच में आ गए हैं, और जो ये यहाँ पर एक साइड में थे वो बीच में है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चाहे इसमें एक उससे देख लो, तो यहाँ पर फिर इसमें या कौन सा आएगा ये, तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर बनेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी कोड भाषा में अगर हम BEL को इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो B1 को ऐसे, तो BLEW का आपने बताना है। तो किस प्रकार से है यहाँ पर अगर हम देखें तो BELLMKF और A। यहाँ पर अगर हम देखें तो ABLMEFJKL इस प्रकार से बना हुआ है, तो ऐसे चलेगा ये। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा WX और WX, और सेम वैसे ही AB और DE और LM ऐसे बनेगा कुछ ही, तो ये वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट है कागज को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार मोड़ और काटा जा सकता है, कागज खोलने पर कैसे दिखाई देगा। तो कंप्लीट है, इसको ऑफ किया गया है, फिर जो ऑफ था उसको दोबारा से ऑफ किया गया है और इसमें जाइए कट लगाया गया है यहाँ पर और ये देख सकते हैं त्रिभुज और इसके ऊपर सर्कल। तो जब हम इसे खोलेंगे तो कैसे होना चाहिए। तो जब हम इसे खोलेंगे जैसे यहाँ पर है सेम वैसे ही यहाँ पर भी आएगा, ये कटा हुआ ऐसे यहाँ पर होगा, ऐसे ही फिर यहाँ पर भी साइड में क्योंकि इसका ये है यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा। अब इसमें आप अगर हम आकृति देखें तो क्योंकि ये बीच में है ऐसा नहीं आएगा, ना ही आएगा। अब इसमें से या इसमें से आएगा, इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये त्रिभुज के बिल्कुल ऊपर सर्कल है और इसे जब हम पलटेंगे तो सेम आकृति यहाँ पर आएगी, ऐसी ही आएगी सेम, यहाँ पर आ जाएगी ये वाली ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे फिर इस पेज पर आएगी। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा, ये तो पहले गलत हो गया, इसमें इस साइड में हुआ है इससे, तो सेम यही बनेगी ऑप्शन सी वाली। इसके बाद है 4 अक्षर समूह देगा जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है, उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में असमान विकल्प स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। मतलब कौन सा कोड है यहाँ पर, कोड की अगर हम देखें तो इसमें कौन सा चला हुआ है, एल क्यू और पी, इनमें जब 5 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। इसी प्रकार से डी आई एन इसमें भी 5 है, पी टी इसमें देखें तो यहाँ पर 4 हैं और ए एफ के में देखें तो यहाँ पर भी 5 है। मतलब क्या हमारा ये वाला या गलत है, मतलब अलग है। तो इस प्रकार से जो हमारी इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।